हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद शहजादी। और आज की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। और आज जो है हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, आज के जो टॉपिक है उसको कवर करते हुए हम लोग जो मेन टॉपिक पर जो है चलेंगे। तो हम लोग जो मेन टॉपिक जो एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम लोग पीपीसी कर्व कहते हैं, उसको पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे पहला है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए कुछ मैं एग्जांपल लेता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मान लेते हैं कि पर्सन है जिसका नाम है क्या, मिस्टर शाम। मिस्टर शाम एक टीचर है और जिनको 50,000 रुपये पर मंथ इनको ये इनकम जनरेट करते हैं। मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कुछ समय के कुछ टाइम के बाद जो है इनको एक ऑफ़र मिलता है दिल्ली के फेमस यूनिवर्सिटी में, और इनको ऑफ़र मिलता है और कहा जाता है कि आप हमारे यहाँ आइए और मैं आपको हेड प्रिंसिपल बना देता हूँ और पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा स्कूल आप मैनेज कीजिए और आपको मैं 80,000 रुपीज़ जो है पर मंथ में सैलरी दूँगा। और सेकंड, पता चला जिस शहर में ये रहते हैं कौन, मिस्टर श्याम साहब, उन्हीं के जस्ट बगल में उनको सेकंड ऑफ़र मिलता है कि वहाँ का एक ट्यूशन सेंटर है जिसमें जिन्होंने उनको ऑफ़र किया, मिस्टर शाम को ऑफ़र किया कि आप आइए हमारे यहाँ और आप हमारे यहाँ आकर के पढ़ाइए, लेक्चरर रहेंगे, आप लेक्चर दीजिए और जो है आप लेक्चर देंगे और पर मंथ आपको जो सैलरी मैं प्रोवाइड करूँगा 85,000 रुपीज़ मैं सैलरी पर मंथ आपको प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे क्या है, ये पुराना था जो जॉब करते थे, ये उनको ऑफ़र पहला आया या दूसरा आया। तो ये जो दिख रहा है ना इसमें, अगर आप होंगे, अगर आपको इस तरीके से कोई ऑफ़र आता तो आप सबसे पहले किसको सिलेक्ट करने वाले हैं? जल्दी सोचिए। जी हाँ, आप जो सिलेक्ट करने वाले हैं वो किसको? ऑफ़र नंबर 2 को। आप पहले वाले जो जॉब को उसको ड्रॉप कर देंगे, सेकंड वाली जॉब को, फर्स्ट वाले जो है ऑफ़र को भी ड्रॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नज़दीक भी है, आपके घर के पास भी है और आपको एज ए लेक्चरशिप जो है जॉब मिलेगी और साथ ही साथ 85,000 रुपीज़ पर मंथ आपको सैलरी भी मिलेगी। तो यहाँ पे फेम भी है, यहाँ पे रिस्पेक्ट भी है, यहाँ पे प्राइस भी है, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहली बात सैलरी भी अच्छी मिल रही है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको हमें कवर करने के लिए, यानी इस जो है जॉब को कवर करने के लिए या अपने इस जॉब में मैं इन्वॉल्व होने के लिए मैंने अपनी पुरानी वाली जॉब और उसके बाद सेकेंड ऑफ़र जो था, फर्स्ट जो ऑफ़र था वो वाली जॉब, दोनों को छोड़ दिया। इस दोनों को छोड़ने में सबसे ऑफ़र अच्छा क्या था? इन दोनों में सबसे अच्छा कौन है? ये वाला। तो इसके अल्टरनेटिव बेस्ट वाला कौन सा ऑप्शन था? फर्स्ट वाला। यानी 50 और 80,000 में जब हम कंपेयर करते हैं तो 80,000 वाला बेस्ट ऑप्शन है। तो ये जो है इसको मैंने फर्स्ट वाले ऑफ़र को छोड़ा। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला ऑफ़र इससे बेस्ट है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी एक तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो है आपको 2 अवसर मिले हैं, 2 मौका मिला है और कहा गया कि एक मौके को चूज़ करिए। तो आपने एक मौके को चूज़ किया और दूसरे मौके को छोड़ दिया। जो दूसरे मौके को छोड़ दिया है इसी को हम लोग कहते हैं क्या? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यहाँ पे एग्जांपल है, तो ऑफ़र नंबर 2 को सिलेक्ट करता है और बाकी पुराने और नए ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है। डेफिनेशन में क्या कहा जाता है? इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ये क्या है? इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट, ये अगला नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। इसका अल्टरनेटिव कौन सा है? ये वाला, ये पहला नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो इससे बहुत दूर है ना। तो हमारा ये सबसे इसका कॉम्पिटिटर नज़दीक वाला कौन? ये वाला। तो बेस्ट अल्टरनेटिव किसको कहेंगे हम लोग? 80,000 रुपीज़ पर मंथ वाले जॉब को कहेंगे। तो इसी को कहते हैं इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव कॉस्ट। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, बैंक में कोई एम्प्लॉई है, जॉब करता है, ठीक है ना। अगर उसको ऑफ़र मिल जाए पंजाब नेशनल बैंक से, उसका 60,000 रुपये तनख्वाह है और 70,000 रुपये तनख्वाह है यूनियन बैंक में, और ये जॉब करता है स्टेट बैंक में। तो आप किस वाले जॉब को अटेंड करना चाहेंगे? 70,000 वाले पर मंथ को। तो 60,000 वाला क्या हो गया? उसका अल्टरनेटिव हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इसी को कहते हैं, अगर कभी भी आपको 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे और अक्सर पूछे भी जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, टेल मी अबाउट दैट, तो आप कहेंगे इट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेटिव कॉस्ट। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, अभी तो अपॉर्चुनिटी हमने पढ़ी, मार्जिनल का क्या मतलब होता है? कहीं पे भी पूरे बुक में, अब जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, मार्जिनल का मतलब होता है क्या? एडिशनल यूनिट। क्या होता है? एडिशनल यूनिट मतलब अतिरिक्त इकाई, हिंदी में इसको कहते हैं। एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा यूनिट इन्वॉल्व होना,
ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको समझने के लिए मैंने बनाया हुआ है, एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए हमने कितने यूनिट का सेक्रीफाइस किया, दिस कॉस्ट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि पापा ने मुझे 100 रुपये दिए और उन्होंने कहा, कहीं पापा ने मुझे 100 रुपये दिए, अब मैं 100 रुपये से मुझे क्या खरीदनी थी, मुझे खरीदनी थी बुक और पेन। मैं गया, मैंने जो है 80 रुपये की 80,000 रुपीज़ की मैंने जो ले ली बुक, 80 रुपीज़ की मैंने क्या ले ली, बुक ले ली, और 20 रुपीज़ की मैंने पेन ले ली, मगर सारी की सारी पेन ले ली मैंने 5-5 रुपये वाली ब्लू कलर की। अब ये बताइए ब्लू कलर से हेडलाइन डाल सकते हैं, नहीं ना। तो हमने क्या किया कि ब्लू जो 4 पेन ली थी मैंने ब्लू कलर की, उसमें से एक ब्लू पेन को रिटर्न करके उसके बदले में कौन सा ले लिया, मैंने ब्लैक पेन ले लिया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल, ठीक है ना। हमें 100 रुपये में सब चीज़ें क्या करनी थी, एडजस्ट करनी थी, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन। तो अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं और अच्छे समझना है क्या। मान लेते हैं कि तुम 2 सब्जेक्ट पढ़ते हो, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। अगर तुमने जो क्या किया, 8 घंटा रेगुलर पढ़ते हो और 8 घंटे में तुम 6 घंटा पढ़ते हो अकाउंट और 2 घंटा मान लेते हो पढ़ते हो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे 80 मार्क्स अचीव किए, यहाँ पे कितना अचीव किया, 40 मार्क्स। जाहिर सी बात है जहाँ कम टाइम दोगे वहाँ पे नंबर तो कम आने वाले हैं ना, ठीक। तो अब क्या हुआ, तुमने देखा क्या, अरे मेरे तो मार्क्स तो कम आ गए। तो फिर तुमने क्या किया, तुमने कहा कि भाई अब 6 घंटा पढ़ने लगे हम, तुम क्या, अकाउंट्स, 4 घंटा पढ़ने लगे क्या, अकाउंट्स, और फिर 4 घंटा पढ़ने लगे क्या, तुम इकोनॉमिक्स। अब क्या हुआ, आपके नंबर इंक्रीज़ कर गए, ठीक है। अब जाहिर सी बात है जब तुम किसी सब्जेक्ट में कम जो है टाइम दोगे तो फिर से तो उसमें मार्क्स कम होंगे ही ना। एग्जाम्पल है, ऐसा होता नहीं है मगर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद तुम 2 घंटा पढ़ने लगे किसमें, अकाउंट्स पढ़ने लगे, मार्क्स कितने हो गए, मिलने लगे आपको 50, और इकोनॉमिक्स अब पढ़ने लगे 6 आवर, उसमें आपको मार्क्स कितने हो गए, 90। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक्स के को नंबर को और अच्छे से अच्छा गेन करने के लिए मैंने उतने ही टाइम में से कुछ टाइम और निकाल करके, जो पहले अकाउंट्स पढ़ते थे उसमें से ही कुछ टाइम और निकाल के मैंने दे दिया इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए। तो उसमें कितने की चेंजिंग आई, यानी कि यहाँ पे 80 मार्क्स के पहले हमें अचीव करते थे, अब 60 मार्क्स अचीव करने लगे। क्यों, क्योंकि मैंने टाइम जो है दे दिया और इसको इकोनॉमिक्स को। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 20 मार्क्स यहाँ पे मेरे सेक्रीफाइस हो गए, कम हो गए, मगर यहाँ पे कितने बढ़ गए, मेरे 30 मार्क्स बढ़ गए, ठीक है। और यहाँ पे 50 मार्क्स फिर हो गए, मेरे 10 सेक्रीफाइस किए मैंने, मगर यहाँ पे कितने बढ़ गए, 20 मार्क्स बढ़ गए। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कितना हमने टाइम जो है बांट दिया है, कितनी हमने मार्जिन रखी या छोड़ दी किसी और चीज़ को अचीव करने के लिए, उसी को कहते हैं क्या, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे ग्राफ से मैं बताना चाहूँगा, जैसे वीट यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है, राइस। पहले राइस जो थी इतनी थी, पहले राइस अब इतनी कंज्यूम करते थे और वीट इतनी कंज्यूम करते थे, ठीक है ना। मगर जैसे ही तुमने राइस जो है इतना कंज्यूम शुरू किया, ठीक है, आपने जो है वीट जो है इतना कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब यहाँ पे ये बढ़ रहा है और यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके स्टूडेंट, चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। वी हैव डिस्कस्ड दैट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट, अगर हम जो है किसी भी प्रोडक्ट का एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी कमोडिटी का, ऑफ वन कमोडिटी, वी हैव टू सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी, द रेट ऑफ दिस सेक्रीफाइस इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। किसी एक प्रोडक्ट को हम लोग अचीव करने के लिए दूसरे प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे, कम करने लगेंगे, उसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब जो है आपके सिलेबस में अक्सर ये हट जाता है, कभी आ जाता है, तो आज का ये टॉपिक है एक लास्ट वन, इसमें क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जी स्टूडेंट, इकोनॉमिक्स का ही ये पार्ट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब इसको समझते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, कि कैसे हम अपनी इकोनॉमी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे, मतलब जो हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम आज की, कल की या बीते हुए कल की क्या थी, उसको हम लोग इसके बारे में, ठीक है। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि फ्यूचर के बारे में जानना, कैसे इकोनॉमी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, या फ्यूचर के बारे में बात होनी चाहिए कि हम लोग कोई प्रॉब्लम उसको कैसे सॉल्व करें, और यहाँ पे कैसे हम अपनी इकोनॉमी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है ना। तो वहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, तीनों के बारे में। अभी मैं समझाऊंगा तो और क्लियर होगा। आइए डेफिनेशन से, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विथ
इकोनॉमिक इशू, डील करता है इकोनॉमिक इशू को रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक डील करता है इकोनॉमी इशू के बारे में, वो भी चाहे पास्ट की हो, चाहे प्रेजेंट की, चाहे फ्यूचर की। इट डील विद सच इकोनॉमिक सिचुएशन, और ये जो है इकोनॉमिक सिचुएशन से भी डील करता है, सच विच कैन बी स्टडी बाय यूजिंग, जो स्टडी करता है यूजिंग फैक्ट एंड फिगर। ये पूरा का पूरा इकोनॉमी जो है ना, पॉजिटिव इकोनॉमी फैक्ट एंड फिगर पे डिपेंड करता है। ये देखता है कि क्या था, क्या है और क्या होगा, ये तीनों के बारे में। जैसे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय आपकी जो है इकोनॉमी कैसी थी। पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, आपकी पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी इंडिया की कैसी है। अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ, पॉवर्टी जो है इंडिया की जो है लार्जेस्ट जो है परसेंटेज अफेक्ट करती है किसको, पॉपुलेशन को। अब यहाँ पे 22% पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्यूट पुअर। अब ये क्या है, ये एक आंकड़ा है, एक अनुमान है, एक फैक्ट एंड फिगर है कि इतने लोग जो है आपके इंडिया में क्या है, गरीब है। ठीक है, और इसी के आगे ऑल दिस ऑब्जर्वेशन या स्टेटमेंट आर एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जो फैक्ट एंड फिगर बता रहे हैं ना, जैसे आपने कहा कि जो है 27 अप्रैल तक जो है इंडिया में कोरोना वायरस के पेशेंट जो है नियर अबाउट जो 22,000 हो गए, अप्रॉक्सीमेट मान रहे हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये फैक्ट एंड फिगर जो पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर से तीनों कनेक्टेड है। ठीक है, आर एलिमेंटेड ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दिस ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। थस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी। ठीक है ना, इसका मतलब क्या बता रहे हैं, ये वो इकोनॉमिक्स है जो क्या था, क्या है और क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करता है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट आउट टू बी। ठीक है ना, और टू बी इट डील विथ ऑप्टिमम ऑफ द इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी क्या बोल रहा है, ये बोलता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम लोग इकोनॉमिक्स में इस तरीके से फेस करते हैं कि क्या होना चाहिए, यानी उसका सल्यूशन निकालने की हम लोग नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे मनरेगा विल वन डे ब्रिंग एंड एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। मनरेगा जो है, जो चलता है, जैसे गरीबों के लिए जो मनरेगा काम दिया जाता है, तो उसने ये फैक्ट एंड फिगर बता रहा है कि ये होना चाहिए कि मनरेगा जो है धीरे धीरे गरीबों की अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। ये क्या है, ये फैक्ट एंड फिगर पे बात हो रही है। ठीक है, और आने वाले फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। ओके स्टूडेंट, किसी को किसी भी तरीके की कोई डाउट होगी वो डिस्कस करेगा, और नोट्स प्रॉपर वे में बनाते जाएंगे, मैं चेक करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स।